सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, उसका इंट्रो समझा था। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचाना जाता है, क्या चीज़ें, कौन से रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस कहलाए जाते हैं, जिनके अंदर किसी भी गैस का इवोल्यूशन होता है, किसी भी तरह की गैस बनती है, उसकी स्टेट में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, उन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब उन्हें वर्ड इक्वेशन में और केमिकल इक्वेशन में लिखना सीखा था। केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की होती है वो समझे थी। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज की वीडियो में आप पूरी तरह से एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो समझेंगे। मेरा नाम है वंश वर्मा, आप देख रहे हैं जन एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट साइड पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुई। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे उसे देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। नीचे यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। एलिमेंट लिखे हमने, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। एक तो है आयरन, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। अब LHS में और RHS में कौन सा एलिमेंट कितना है ये लिखना है आपको। आयरन हमारा LHS में 1 है और RHS साइड में हमारा आयरन है 3, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है, ठीक है। सबसे पहले आप टेबल बना लो ताकि आपको पता चले कि एलिमेंट्स RHS और LHS इन दोनों जगह में हैं कितने कितने। अब क्या करना है, अब जितने भी आपके कंपाउंड एलिमेंट दिए हुए हैं उन सबको आप बॉक्सेस में कैद कर लो, यानी कि उनके अराउंड बॉक्सेस बना लो। तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग से बॉक्सेस बनाने चालू करते हैं। एक वाटर के अराउंड बनाया H2O, यहाँ पे Fe3O4 इसके अराउंड बनाया और एक H2 हाइड्रोजन के, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो आपका केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा कंपाउंड होता है हमेशा उसी से इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, Fe, H2O, Fe3O4 या H2। सबसे बड़े कंपाउंड से मेरा मतलब है जिस भी कंपाउंड के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हों, यानी कि सबसे ज़्यादा एटम्स हों। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा एटम दिख रहे हैं Fe3O4 में, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे सबसे पहले के लिए। तो Fe3O4 में से भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और आयरन के 3 एटम्स हैं। अब देखते हैं, ऑक्सीजन RHS में है 4 और LHS में है 1। तो हम LHS में 1 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो RHS के इक्वल हो जाए, यानी कि 4 के। तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 4, और RHS में भी 4 है। तो ऑक्सीजन की जो एटम्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल हो सकते हैं अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये यहाँ पर कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन में, एक स्टेप आगे आ जाओ और वहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले Fe बॉक्स बनाया प्लस, अब हमें यहाँ LHS में ऑक्सीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई करना था। तो कैसे करेंगे, 4 को कभी भी H2O के आगे नहीं लगाना है, उससे पीछे लगाना है, एज अ कोफिशिएंट नंबर लगाएंगे। तो कैसे, 4 को तो हमने एज अ कोफिशिएंट लिख दिया। अब बॉक्स में लिखेंगे H2O, ठीक है। ये हो गया बॉक्स में क्या। अब आगे की इक्वेशन अभी के लिए एज इट इज लिख देते हैं, Fe3O4। इतना तो हो गया हमारा, और यहाँ पे आ गया आपका H2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं
अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। इसके अंदर क्या है, जो बाहर का कोफिशिएंट नंबर होता है वो अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो बाहर का कोफिशिएंट नंबर हमने लगाया है वो अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 4 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन 2 थे, बाहर 4 है, और 4 2 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे LHS में हाइड्रोजन कितने थे 2, मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ अभी 4, तो कितना बन गया ये 8। अब RHS में नंबर चेंज हो जाएगा, RHS में 2 ही है, तो 2 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो भी 8 बन जाए, क्योंकि हमें इक्वल रखना है ना। अभी हमारा ऑक्सीजन इक्वल हुआ है 4, लेकिन हाइड्रोजन हमारा चेंज हो गया, 2 4 जो 8 होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो RHS में भी 8 बन जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 4 से, कितना आएगा 8। तो हम RHS में कौन सा नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं 4। तो एक नेक्स्ट स्टेप और लेते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट लगाएंगे क्या 4। ठीक है, जैसे हमने 4H2O किया था वैसे ही अब यहाँ पे करेंगे 4H2, यानी कि 8 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। तो एक और स्टेप आगे चलते हैं, Fe प्लस 4H2O इक्वल में Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, RHS यानी प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन के पीछे 4 लगा दिया, मतलब हाइड्रोजन से 4 मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो 4 2 8, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 8, और LHS में कितने 4 2 8, हाइड्रोजन के कितने एटम है 8, और ऑक्सीजन के 4 1 4, ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ भी 4 एटम। अब हमारा क्या बचा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब बचा आयरन Fe। अब इसमें देखते हैं, RHS में Fe के कितने एटम्स है 3, और LHS में कितने 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके 1 एटम है आयरन के, और राइट हैंड साइड में 3 है। तो सिंपल सी बात है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 को 3 किस तरह से बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि रिएक्टेंट साइड में हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एज अ कोएफिशिएंट उसे आयरन के पीछे लगा देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, और इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। तो एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3, बॉक्स में लिखेंगे Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, कितना हुआ 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बनी आपकी पूरी बैलेंस इक्वेशन। अब ये लास्ट में टेबल को इरेज कर लेते हैं, जो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी क्या बनने वाली है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी आपकी 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये हुआ आपका फाइनल आंसर।
तो इस तरह से एक पूरी केमिकल इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। एग्जाम में आपका अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से बैलेंस करके दिखाना है, बहुत इजीली हो जाता है। और ये जो लास्ट में आ रहा है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2, इस तरह से लास्ट फाइनल आंसर लिख के दिखाना है। आप इजीली पूरे की पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और लास्ट के कुछ माइन्यूट पॉइंट हैं, उनको और समझ लेते हैं और आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी केमिकल इक्वेशन सही बैलेंस हुई है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नंबर्स काउंट करके देख लो। जैसे कि हम अभी चेक कर लेते हैं, LHS में और RHS में Fe कितने हैं 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8, दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 1 4, हमेशा कोफिशिएंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये भी बैलेंस है आपकी। अब हमें क्या समझना है, हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो सीख लिया। अब उसके कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बुक में बताए जाते हैं आपको क्लास 10th में, कि कुछ फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स होते हैं। मैंने जो ये केमिकल इक्वेशन लिखी है अभी, इसके साथ आपने देखा कि मैंने ब्रैकेट में कुछ सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे Fe के साथ S लिखा हुआ है, H2O के साथ G है, Fe3O4 के साथ S है और H2 के साथ भी G है। इनका मतलब क्या होता है, ये सभी होते हैं फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए कुछ सिंबल्स। आपको 4 सिंबल पढ़ाए जाते हैं, S, L, G और AQ। इनका मतलब क्या होता है, ये सभी जो भी आपका कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या एक्वस फॉर्म में, उसको दर्शाता है। S का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि जो भी आपका कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है केमिकल इक्वेशन में, वो केमिकल रिएक्शन में। L मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है। G यानी कि वो गैशियस फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है 4H2, मतलब हाइड्रोजन की हमारी क्या बनी थी, गैस बनी थी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया G सिंबल, मतलब हाइड्रोजन की गैस बन रही है, इसलिए हमारा G लगाया जाता है यहाँ पर। ये क्या है Fe3O4, मतलब फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, एक सॉल्ट होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में, इसलिए S लगा दिया। H2O G लिखा हुआ है, यानी कि जो वाटर वेपर होती है उसका यूज किया गया है, यहाँ पे स्टीम का यूज किया गया है। और Fe आयरन सॉलिड फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो आयरन फिलिंग्स होती है उनका यूज किया गया है, ठीक है। G गैशियस फॉर्म होती है और AQ, ये समझने में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी होता है। एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी आपकी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के साथ बनाया गया है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं किसी भी रिएक्शन की, किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट को दर्शाने के लिए सिंबल बनाए गए हैं S, L, G और AQ। अधिकतर केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्हें लिखा जाता है, तो बस पता होना जरूरी है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसी न किसी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो केमिकल इक्वेशन लिखते हुए एरो के ऊपर और नीचे की साइड लिखा जाता है हमेशा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैशियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये जो है ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, ये आपका क्या है प्रेशर है, इसके ऊपर परफॉर्म किया गया और बाद में इससे क्या बना हमारा मिथाइल हाइड्रोक्साइड CH3OH लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो प्रेशर था 340 ATM का, उसको हमने एरो के ऊपर दिखाया। कोई भी जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है या फिर कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन सबको हम एरोज के ऊपर या नीचे की तरफ दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आपने इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को जब हम ऐड करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, एक तो बनता है C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का। जिसको नहीं पता नोट डाउन कर सकते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है
C6H12O6 और साथ में बनता है आपका O2 एक्वस फॉर्म में और साथ में वाटर बनता है H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये जो रिएक्शन हुआ है किसकी प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट यानी कि धूप की प्रेजेंस में और साथ में क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, तो साथ में क्लोरोफिल। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है आपका जो रिएक्शन है किस किस चीज़ की प्रेजेंस में हो रहा है, उन चीज़ों को हम एरो के ऊपर और नीचे की साइड लिखते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सब चीज़ें क्रिस्टली क्लियर हो गए होंगे और आपका बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली और भी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।